देखो, आंतरिक पुनर्निर्माण, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अर्थात एक कंपनी की पूंजी संरचना में आवश्यक परिवर्तन करके कंपनी को घाटे की स्थिति से निकालकर उसे लाभ की स्थिति में पहुंचाना। किसकी स्थिति में पहुंचाना? लाभ की स्थिति में पहुंचाना ही आपका क्या कहलाएगा? आंतरिक पुनर्निर्माण कहलाएगा। देखिए, कंपनी पूंजी संरचना आवश्यक परिवर्तन घाटे की स्थिति लाभ की स्थिति देखिए, एक कंपनी की पूंजी संरचना में आवश्यक परिवर्तन करके कंपनी को घाटे की स्थिति से निकालकर लाभ की स्थिति में पहुंचाना ही आपका क्या कहलाएगा? आंतरिक पुनर्निर्माण कहलाएगा। देखिए, इस सिचुएशन में कंपनी का अस्तित्व वही रहेगा, जो पहले कंपनी थी वही कंपनी रहेगी, अर्थात कंपनी वही रहेगी, कंपनी का समापन वगैरह नहीं होता है आंतरिक पुनर्निर्माण के तहत। देखिए, पूंजी संरचना का मतलब है कि कंपनी की पूंजी संरचना में निम्न को शामिल किया जाता है, अर्थात कंपनी की समता अंश पूंजी, कंपनी की अधिमान अंश पूंजी, प्रतिधारित अर्जन, क्लियर, और ऋण पत्र, क्लियर। इनको किसमें शामिल किया जाएगा? पूंजी संरचना में। अब पूंजी संरचना में आवश्यक परिवर्तन कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल है कि कंपनी के 10,000 इक्विटी शेयर है। क्या है? इक्विटी शेयर। एट द रेट 100 रुपए का एक शेयर था। आपने क्या कर दिया? इस शेयर की वैल्यू को क्या कर दिया? 10 रुपए कर दिया। तो ये आपकी क्या हो गया? पूंजी संरचना में आवश्यक परिवर्तन हो गया। क्लियर? 10 रुपए का शेयर है, पहले 100 रुपए का था, तो कंपनी को अगर पैसे की आवश्यकता है तो व्यक्ति क्या करेंगे? कंपनी के ज्यादा शेयर खरीदेंगे। क्लियर? तो कंपनी के पास अपने व्यापार को विस्तार करने के लिए और अपने घाटे को उबारने के लिए आप कंपनी के पास क्या होगा? पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो आवश्यक परिवर्तन करके कंपनी की घाटे की स्थिति से निकालकर लाभ की स्थिति में पहुंचाएंगे, उसे ही क्या कहेंगे? आंतरिक पुनर्निर्माण। लिखिए, एक कंपनी की पूंजी संरचना में आवश्यक परिवर्तन करके कंपनी को घाटे की स्थिति से निकालकर लाभ की स्थिति में पहुंचाने की प्रक्रिया को ही आंतरिक पुनर्निर्माण कहते हैं। क्लियर? अब देखिए, बाह्य पुनर्निर्माण और होता है एक। ये तो था आपका क्या? आंतरिक पुनर्निर्माण, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन।
एक होता है बाह्य पुनर्निर्माण। बाह्य पुनर्निर्माण में क्या किया जाता है कि वर्तमान कंपनी पर, बाह्य पुनर्निर्माण में क्या किया जाता है कि वर्तमान कंपनी का समापन करके उसके स्थान पर एक नई कंपनी की स्थापना की जाती है। वो आपका क्या कहलाएगा? बाह्य पुनर्निर्माण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बाह्य पुनर्निर्माण। तो लिखिए, बाह्य पुनर्निर्माण, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। इसके अंतर्गत वर्तमान कंपनी का समापन करके उसके स्थान पर, देखिए इसके अंतर्गत वर्तमान कंपनी का समापन करके उसके स्थान पर नई कंपनी की नई स्थान पर नई कंपनी की स्थापना करना बाह्य पुनर्निर्माण कहलाता है। क्या कहलाता है? बाह्य पुनर्निर्माण। तो देखिए आंतरिक पुनर्निर्माण और बाह्य पुनर्निर्माण में अंतर है। आंतरिक पुनर्निर्माण में तो कंपनी का अस्तित्व कायम रहता है, वही कंपनी रहती है। लेकिन बाह्य पुनर्निर्माण में जो वर्तमान में जो कंपनी आपकी चल रही है उसका हम क्या कर देते हैं? समापन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? समापन। और उसके स्थान पर हम क्या करते हैं? नई कंपनी की क्या करते हैं? स्थापना। तो वो क्या कहलाएगा आपका? एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। क्लियर? देखिए इंपोर्टेंट चैप्टर है बीकॉम थर्ड ईयर के लिए। इसमें से एक क्वेश्चन कंफर्म एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे वो प्रैक्टिकल हो चाहे थ्योरेटिकल पार्ट से आए। क्लियर? तो आप हर चीज आपको अगर कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है तो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको उस चैप्टर के बारे में बेसिक चीजें पता ही नहीं है तो आप उसको एक रट्टा मारने की तरह हो गया वो तो देखिए आंतरिक पुनर्निर्माण और बाह्य पुनर्निर्माण दो चीजें आपकी कंप्लीट है। अब बात आती है कि आंतरिक निर्माण की वांछनीयता, कि भाई आंतरिक पुनर्निर्माण है वो क्यों जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी मानव है वो बहुत दिनों से बीमार चल रहा है। क्लियर? ठीक है, अब बीमार चल रहा है, दवाइयां ले रहा है। क्लियर हो गई बात। एक दिन डॉक्टर साहब ने ये कह दिया कि आपकी सर्जरी होगी तो ही आप क्या होंगे? स्वस्थ होंगे। क्लियर? ठीक है, तो उस जो पेशेंट था उसकी डॉक्टरों ने क्या की? सर्जरी कर दी। सर्जरी करने के बाद वो क्या कर रहा है? स्वस्थ महसूस कर रहा है। क्लियर? ठीक है, तो उसी तरीके से कोई भी कंपनी होती है वो बीमार है। क्लियर? जैसे उसकी सर्जरी, उसका इलाज हुआ, सर्जरी हो गई, तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है? स्वस्थ महसूस कर रहा है और अपने स्थित लक्ष्यों की क्या कर रहा है? प्राप्ति कर रहा है। तो उसी तरीके से आंतरिक पुनर्निर्माण जो गरीब अर्थात कंपनियां घाटे की स्थिति में है उनको क्या करती है? सर्जरी का काम करती है। जैसे पेशेंट की सर्जरी से पेशेंट क्या हो रहा है? ठीक हो रहा है। तो उसी तरीके से बीमारू कंपनियां अर्थात ऐसी कंपनियां जो घाटे की स्थिति में और उसमें आप आंतरिक पुनर्निर्माण विधि अपनाते हो तो उससे हम उनको घाटे की स्थिति से निकालकर किसकी स्थिति में ले जाते हैं? लाभ की स्थिति में। इसलिए आंतरिक पुनर्निर्माण वांछनीय है। तो लिखिए हेडिंग, आंतरिक पुनर्निर्माण की वांछनीयता।
आंतरिक पुनर्निर्माण की वांछनीयता। नंबर 1, पूंजी संरचना जटिल हो। पूंजी संरचना जटिल हो तो उसे सरल एवं सुविधाजनक बनाना। पूंजी संरचना जटिल हो तो उसे सरल एवं सुविधाजनक बनाना हो। देखिए, आंतरिक पुनर्निर्माण क्यों आवश्यक है? कोई भी कंपनी है, उसकी पूंजी संरचना है वो क्या है? जटिल है। तो उसको आप क्या कर रहे हो? सरल और सुविधाजनक बना रहे हो, तो उसलिए भी आपका आंतरिक पुनर्निर्माण क्या होगा? वांछनीय होगा। नेक्स्ट लिखिए, नंबर 2, पिछले वर्षों की हानियां। पिछले वर्षों की हानियां बहुत अधिक हो, बहुत अधिक हो। पिछले वर्षों की हानियां बहुत अधिक हो और उन्हें अपलिखित करना, उन्हें अपलिखित करना आवश्यक हो। देखिए, पहला पॉइंट, पूंजी संरचना जटिल हो तो उसे सरल और सुविधाजनक बनाना। दूसरा है कि पिछले वर्षों की हानियां बहुत अधिक हो तो उन्हें अपलिखित करना। अपलिखित, देखिए, आपकी कंपनी के बहुत सारे लॉस इकट्ठे हो गए पिछले वर्षों को, तो अपलिखित, जैसे जैसे कंपनी को क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। जैसे जैसे कंपनी को क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, तो उन लाभों के माध्यम से आपकी जो भी पिछले वर्षों की हानि है उसको आप क्या कर सकते हो? राइट ऑफ कर सकते हो, अपलिखित कर सकते हो। ऐसा क्यों किया जाता है? देखिए, आप अपनी कंपनी को सुचारू रूप से चलाना चाह रहे हैं और उसमें पूर्वाधिकार अंशधारी है, तो पूर्वाधिकार अंशधारी को एक निश्चित दर से लाभांश देना पड़ता है। जैसे ऐसे आता है कि 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, वो 10 लाख है। क्लियर? कितनी है? 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है कितनी? 10 लाख। तो इस 10% का मतलब है कि प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड दिया जाएगा 10% से। कितना? 10 लाख का 10% कितना होगा? 1 लाख। ये आपको प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड दिया जाएगा। तो यदि आपको लाभांश देना है तो आप कैसे दे सकते हैं? अगर कंपनी के पास लॉस ही है तो लॉस है, कंपनी के पास हानियां है, तो कंपनी लाभांश का वितरण नहीं कर सकती। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले कि जो पिछले वर्षों की हानियां हैं उनको अपलिखित करेंगे ताकि आप लाभांश की घोषणा कर सके। क्या कर सके? आप लाभांश घोषित कर सके। नंबर 3, चिट्टे में संपत्तियों को सही मूल्य पर लाना। नंबर 3, चिट्टे में संपत्तियों को सही मूल्य पर लाना। आपने जो भी क्या बनाया है, आपने बैलेंस शीट बनाई है। क्लियर? ठीक है, तो उसमें आपकी जो भी संपत्तियां उनको सही मूल्य पर प्रदर्शित करने के लिए, सही मूल्य पर लाने के लिए भी आप क्या अपनाओगे? आंतरिक पुनर्निर्माण। नंबर 4, पूंजी मिलान अनुपात। पूंजी मिलान अनुपात उचित न हो
उचित न हो। क्या हो? पूंजी मिलान अनुपात उचित न हो। देखिए, पूंजी मिलान अनुपात का होता है कि एक तो कंपनी की समतांश पूंजी होती है और एक स्थिर पूंजी होती है। ठीक है, स्थिर पूंजी कौन सी होगी? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वगैरह। क्लियर? ठीक है, तो ये इनका जो मिलान अनुपात है वो उचित नहीं है। क्लियर? तो उसको सही करने के लिए भी क्या चाहिएगा आपको? आंतरिक पुनर्निर्माण। नेक्स्ट, लास्ट, कंपनी के अंशों में, कंपनी के अंशों के, कंपनी के अंशों के अंकित मूल्य, कंपनी के अंशों के अंकित मूल्य में परिवर्तन की, अंकित मूल्य में परिवर्तन की, कंपनी के अंशों के अंकित मूल्य में परिवर्तन की आवश्यकता हो ताकि भावी विनियोजकों, ताकि भावी विनियोजकों के लिए आकर्षक बन सके, आकर्षक बन सके। तो देखिए, आंतरिक पुनर्निर्माण की वांछनीयता कितनी है? 5। वापस देख लीजिए, सबसे पहली वांछनीयता है पूंजी संरचना को सरल और सुविधाजनक बनाना हो। दूसरा, कंपनी के पिछले वर्षों की हानियां बहुत अधिक हो तो उन्हें अपलिखित करने के लिए, ताकि आप लाभांश की घोषणा कर सके। नंबर 3, आपका चिट्टे में संपत्तियों को सही मूल्य पर लाने के लिए। नंबर 4, आपका मिलान अनुपात क्या हो? उचित न हो। नंबर 5 था कंपनी के अंशों के अंकित मूल्य में परिवर्तन की आवश्यकता हो ताकि आप भावी विनियोजकों को आकर्षक कर सके। आकर्षक का मतलब उनको अपनी कंपनी की ओर आप खींच सके ताकि वो आपकी ही कंपनी में क्या करे? पैसा इन्वेस्ट करे। क्लियर भाई? उनका अंशों का अंकित मूल्य ऐसा कर दो, क्लियर, कि कोई भी इन्वेस्टर है वो अपनी कंपनी के अंशों को देखकर अपनी कंपनी की तरफ आकर्षित हो और अपनी कंपनी में ही पैसा इन्वेस्ट करे। क्लियर? तो ये थी आंतरिक पुनर्निर्माण की वांछनीयता। क्लियर हो गई बात? अब आगे हेडिंग डाल लीजिए आप, आंतरिक पुनर्निर्माण के प्रारूप। आंतरिक पुनर्निर्माण के प्रारूप। देखिए, आंतरिक पुनर्निर्माण के प्रारूप को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? यहां से अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस स्टार्ट होंगे। आंतरिक पुनर्निर्माण को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। आंतरिक पुनर्निर्माण की वांछनीयता कितनी थी टोटल? 5। आंतरिक पुनर्निर्माण किसे कहेंगे? बाह्य पुनर्निर्माण
देखिए, अब हमारी बात आती है आंतरिक पुनर्निर्माण का प्रारूप। जो आंतरिक पुनर्निर्माण का प्रारूप है उसे 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा है। देखिए, नंबर 1, नंबर 1, कंपनी की अंश पूंजी में परिवर्तन, या आप यही लिख लीजिए अंश पूंजी में परिवर्तन, इतना ही लिख लीजिए, अंश पूंजी में परिवर्तन, अंश पूंजी में परिवर्तन। नंबर 2, अंश पूंजी में कमी करना, अंश पूंजी में कमी करना, अंश पूंजी में परिवर्तन, अंश पूंजी में कमी करना, और कंपनी के सदस्यों, थर्ड, कंपनी के सदस्यों, ऋण पत्रधारियों, ऋण पत्रधारियों एवं लेनदारों के साथ अनुविन्यासन की योजना। कंपनी के सदस्यों, ऋण पत्रधारियों व लेनदारों के साथ अनुविन्यासन की योजना। देखो, अब आंतरिक पुनर्निर्माण को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। फॉर्म ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, सबसे पहले अंश पूंजी में परिवर्तन। अंश पूंजी में परिवर्तन को भी 5 भागों में बांटा गया। अंश पूंजी में कमी करना, कंपनी के सदस्यों, ऋण पत्रधारियों एवं लेनदारों के साथ अनुविन्यासन की योजना। तो देखिए यहां पर अंश पूंजी में परिवर्तन, फर्स्ट लिखिए, नए अंशों का निर्गमन, नए अंशों का निर्गमन, नए अंशों का निर्गमन। अंशों का समेकन, अंशों का उपविभाजन, अंशों का क्या? उपविभाजन। अंशों का समेकन, अंशों का उपविभाजन, और अंशों को स्टॉक में, अंशों को स्टॉक में या स्टॉक को अंशों में, स्टॉक को अंशों में बदलना।
किसमें बदलना, और लास्ट अनिर्गमित अंशों को रद्द करना, अनिर्गमित अंशों को रद्द करना। अनिर्गमित अंशों को रद्द करना, अनिर्गमित अंशों को रद्द करना। तो देखिए यहां पर अंश पूंजी में जो परिवर्तन है, देखिए हमने बात ये की थी कि एक कंपनी की पूंजी संरचना में आवश्यक परिवर्तन करके कंपनी को घाटे की स्थिति से निकालकर उसे लाभ की स्थिति में पहुंचाना ही आपका क्या कहलाएगा, आंतरिक पुनर्निर्माण। तो अब ये कह रहा है कि आंतरिक पुनर्निर्माण का प्रारूप क्या है कि किस किस तरीके से आप परिवर्तन कर सकते हैं। तो पहला यहां पर है कि अंश पूंजी में परिवर्तन द्वारा, अंश पूंजी में कमी द्वारा कंपनी के सदस्यों, ऋणपत्रधारी व लेनदारों के साथ अनुविन्यासन की योजना। तो सबसे पहले अंश पूंजी में परिवर्तन है वो किस किस प्रकार से कर सकते हो आप, नए अंशों का निर्गमन। देखिए आपकी कंपनी थी, उसमें पहले इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी थी, मान लीजिए 5 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल है। अब आपने क्या कर दिए कि 10,000 इक्विटी शेयर @ 10 ईच आपने नए निर्गमित कर दिए, नए निर्गमित कर दिए। अब अंशों का निर्गमन करोगे तो आपको यह कंफर्म है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और जो सेकंड एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR2 इक्विटी शेयर कैपिटल। क्लियर? तो देखिए आपकी कितना आ गया, 1 लाख, कितना 1 लाख, ये 1 लाख और ये भी 1 लाख। तो शेयर कैपिटल अब आपकी 1 लाख और आ गई, तो आपकी टोटल कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी हो गई, 6 लाख हो गई। तो ये क्या हुआ, अंश पूंजी में परिवर्तन। और किसके माध्यम से हुआ, नए अंशों के निर्गमन करने के बाद। क्लियर? तो आप अंश पूंजी में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, निम्न विधियों के माध्यम से आप क्या कर सकते हो। देखिए अंश पूंजी में परिवर्तन कंपनी अधिनियम की धारा 61 कहती है। क्लियर? कंपनी अधिनियम की धारा, कंपनी अधिनियम कौन सा, 2013 एक्ट, आपका एक्ट 2013 कहता है, एक्ट 2013, और उसकी सेक्शन है 61, वो ये कहती है कि आप कंपनी की अंश पूंजी में परिवर्तन कर सकते हैं। और उसमें यह भी है कि आपका जो अंतर नियम है वो अनुमति दे, और कंपनी की साधारण सभा में आप विशेष प्रस्ताव पारित करके आप क्या कर सकते हो, अंश पूंजी में परिवर्तन कर सकते हो। क्लियर हो गई बात? तो देखिए यहां पर नए अंशों का निर्गमन बता दिया किस प्रकार से क्या होगा। क्लियर? उसके बाद आता है आपका अंशों का समेकन। अंशों का समेकन अर्थात कम मूल्य वाले अंशों को अधिक मूल्य वाले अंशों में बदल दिया जाता है, तो उसे ही अंशों का समेकन कहते हैं। इसकी एंट्री होती है ओल्ड डेनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू न्यू डेनोमिनेशन शेयर कैपिटल। क्या होती है, ओल्ड डेनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू न्यू डेनोमिनेशन शेयर कैपिटल, अंशों का समेकन। उसके बाद आता है अंशों का उपविभाजन। अधिक मूल्य वाले अंशों को कम मूल्य वाले अंशों में बदलना क्या कहलाता है, अंशों का उपविभाजन कहलाता है। और एक अंशों का स्टॉक में, क्लियर, इसमें 2 एंट्री की जाएगी, एक तो अंशों को स्टॉक में बदलने की और दूसरी स्टॉक को अंशों में बदलने की। और अनिर्गमित अंशों को रद्द करना, इसके लिए कोई किसी प्रकार की कोई जनरल प्रविष्टि नहीं की जाती। तो आप हेडिंग डाल दीजिए सबसे पहले, ये डायग्राम आपका हो गया, इसमें पहले लिख लीजिए नए अंशों का निर्गमन।
नए अंशों का निर्गमन। नए अंशों का निर्गमन। और जब भी कंपनी नए अंशों का निर्गमन करेगी, क्लियर, तो उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, क्वेश्चन में जब भी आ जाए कि 50,000 नए अंश निर्गमित किए, तो आपको 2 एंट्री विशेष ध्यान रखनी है और वो आपको वहां अप्लाई करनी है। कौन सी एंट्री? बैंक अकाउंट DR2। मैं देखिए यहां पर क्या कर रहा हूं, शेयर कैपिटल कर रहा हूं, और आपको यह पता है कि शेयर कैपिटल, देखिए शेयर कैपिटल, इधर देखिए शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल में आप इसके आगे लिखेंगे इक्विटी, तो आपकी क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल। क्वेश्चन में कुछ भी दे दे कि समतांश भी दे दे और अधिमान अंश भी दे दे, क्लियर। तो दोनों निर्गमन कर रहा है, तो अगर वो इक्विटी शेयर निर्गमन कर रहा है तो बैंक अकाउंट DR2 इक्विटी शेयर कैपिटल, और वो प्रेफरेंस शेयर निर्गमित कर रहा है तो बैंक अकाउंट DR2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो यहां पर मैंने लिख दिया बैंक अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल, क्लियर। अब आपकी सेकंड एंट्री होगी, वो हो जाएगी, एक एंट्री क्या 2 कर लो आप, बैंक अकाउंट DR2 शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन से एप्लीकेशन काट के एक भी कर सकते हो, लेकिन 2 करना आप। बैंक अकाउंट DR2 शेयर एप्लीकेशन और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल। दूसरा पॉइंट लिखिए, अंशों का समेकन। अंशों का समेकन, और इसमें लिख लीजिए, जब कंपनी कम मूल्य वाले अंशों को अधिक मूल्य वाले, जब कंपनी कम मूल्य वाले अंशों को अधिक मूल्य वाले अंशों में बदलती है, तो उसे अंशों का समेकन कहते हैं। अंशों में बदला जाता है, बदला जाता है, तो उसे अंशों का समेकन कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, समेकन को? कंसोलिडेशन। क्या बोलेंगे? कंसोलिडेशन। जब कंपनी कम मूल्य वाले अंशों को अधिक मूल्य वाले अंशों में बदला जाता है, जब कंपनी कम मूल्य वाले अंशों को अधिक मूल्य वाले अंशों में बदला जाता है, तो उसे क्या कहेंगे? अंशों का समेकन। जैसे आपका क्या है, 10 रुपए का शेयर है और आपने उसको कितने में बदल दिया? 100 रुपए में, तो वो आपका क्या हो गया? अंशों का समेकन हो गया। तो एंट्री लिख लीजिए, ओल्ड डेनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट DR, शेयर कैपिटल अकाउंट DR2 न्यू डेनोमिनेशन
शेयर कैपिटल। ओल्ड डेनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट दिया टू न्यू डेनोमिनेशन शेयर कैपिटल एंट्री। ओल्ड डेनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट दिया टू न्यू डेनोमिनेशन शेयर कैपिटल। देखिए ओल्ड डेनोमिनेशन की जगह क्या आएगा, देखिए 10 रुपए का शेयर था पहले तो वो ओल्ड हो गया आपका। न्यू डेनोमिनेशन अब वो कितने का हो गया, 100 का। तो यहां पर लिखेंगे, यहां तो लिखेंगे RS10 और यहां लिखेंगे RS100। क्लियर। अब लिखिए अंशों का उपविभाजन। इक्वल होगा, इक्वल होगा, क्वेश्चन आएगा जब मैं बताऊंगा। देखिए इधर कैसे होगा, 10 रुपए के शेयर है तो अगर आप कम मूल्य वाले को अधिक मूल्य में बता रहे हो, बदल रहे हो, तो शेयर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है वो कम हो जाएंगे। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर क्या होंगे, कम हो जाएंगे। डेबिट क्रेडिट इक्वल होगा। आगे लिखिए अंशों का उपविभाजन। अंशों का उपविभाजन जब कंपनी के अंशों को क्या लिखा, कंपनी के अंशों को अधिक मूल्य वाले अंशों से अंशों का उपविभाजन। जब कंपनी के अंशों को अधिक मूल्य वाले अंशों से कम मूल्य वाले अंशों में विभाजित किया जाता है। कम मूल्य वाले अंशों में विभाजित किया जाता है या बदला जाता है तो उसे अंशों का उपविभाजन कहते हैं। सब डिवीजन, क्या बोलेंगे, सब डिवीजन ऑफ शेयर्स। एंट्री आपकी वही होगी, ओल्ड डेनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू न्यू डेनोमिनेशन शेयर कैपिटल। यहां पर RS100 आएगा तो यहां पर RS10 आ जाएगा। उसमें क्या था उस समीकरण में, कम से अधिक। यहां पर अपोजिट चलेंगे, 100 से हम किसकी तरफ जा रहे हैं, जरूरी नहीं शेयर 100 का कोई फिक्स नहीं है। वो देखिए 8 रुपए का शेयर है तो उसको आपने क्या कर दिया 2 रुपए में। क्लियर। तो वो आपका क्या कहलाएगा फिर, अंशों का उपविभाजन, सब डिवीजन ऑफ शेयर। थर्ड पॉइंट था नेक्स्ट लिखिए स्टॉक को अंशों में व
अंशों को स्टॉक में क्या था, अंशों को स्टॉक में परिवर्तन बदलना, अंशों को स्टॉक में स्टॉक अंशों में परिवर्तन बदलना, अंशों को स्टॉक में ये स्टॉक को आगे पीछे कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक को अंशों में, अंशों को स्टॉक में बदलना, ठीक है, ये वाला। अब देखिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं, अंशों को तो किस में बदल रहे हैं, देखिए यहां पर स्टॉक को तो किस में बदल रहे हैं, अंशों में, और अंशों को किस में बदल रहे हैं, स्टॉक में। अंशों के लिए तो हम यूज करेंगे क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या करेंगे, और स्टॉक के लिए यूज करेंगे इक्विटी स्टॉक, क्या यूज करेंगे, इक्विटी स्टॉक। तो अंशों, स्टॉक को अंशों में एंट्री करेंगे तो देखिए स्टॉक को अंशों में तो आपकी एंट्री होगी इक्विटी स्टॉक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहां पर क्या कर रहे हैं अंशों को, तो यहां एंट्री होगी आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, कैपिटल अकाउंट डीआर टू इक्विटी स्टॉक, इक्विटी स्टॉक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। स्टॉक का अंशों में कर रहे हैं तो, और अंशों का किस में कर रहे हैं, देखिए यहां देखिए स्टॉक को किस में बदलेंगे, अंशों में बदलेंगे। तो एक चीज ये आपको पता होनी चाहिए कि असेट्स तो डीआर होती है और लाइबिलिटीज होती है वो सीआर होती है, क्लियर। अब आप स्टॉक को किस में बदल रहे हो, लाइबिलिटीज में बदल रहे हो, क्लियर। तो इक्विटी स्टॉक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और ये बैलेंस शीट में आपकी बढ़ जाएगी फिर, क्लियर। यहां पर अंशों का आप किस में बदल रहे हो, स्टॉक में, तो यहां इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डीआर, और यहां आ जाएगा इक्विटी स्टॉक। और अंतिम लिख लीजिए आपका अनिर्गमित अंशों को रद्द करना। अनिर्गमित अंशों को रद्द करना। इसमें लिख लीजिए अनिर्गमित रद्द करने पर, इसमें लिख लीजिए रद्द करने पर कोई लेखा प्रविष्टि नहीं की जाती, कोई लेखा प्रविष्टि नहीं की जाती।